नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूं खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। जून में रिटेल महंगाई दर मामूली गिरावट के साथ 6.26% पर रही है। मई में रिटेल महंगाई दर 6.3% पर थी। हालांकि अभी भी यह आरबीआई के तय दायरे के पार है। आरबीआई ने महंगाई दर का दायरा 4 से 6% के बीच तय किया है। जून में खाद्य महंगाई दर में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। बिजली और ईंधन की महंगाई दर मंथली आधार पर 11.58% से बढ़कर 12.68% हो गई है। जून में कोर महंगाई दर घटकर 6.2% रही। मई में कोर महंगाई दर 6.4% रही थी। मई में आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े राहत देने वाले हैं। सालाना आधार पर आईआईपी ग्रोथ 29.2% रही है। पिछले साल मई में आईआईपी ग्रोथ -33.4% पर थी। आपको बता दें कि पिछले महीने के पूरे देश में देखा जाए तो लॉकडाउन था, जिसके चलते पूरे देश में प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिछले साल के -37.8% से बढ़कर 34.5% रही है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ पिछले साल के -14.9% से बढ़कर 7.5% रही है। माइनिंग ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले साल के -20.4% से बढ़कर इस साल मई में 23.3% पर रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली। विदेशी बाजार में मजबूत रुझानों के बीच बाजार बढ़त के साथ तो खुले। सेंसेक्स ने 148 पॉइंट की ठोस शुरुआत की। निफ्टी में 77 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी। निफ्टी के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में थे, लेकिन दूसरे हाफ में मुनाफा वसूली हावी हो गई। सेंसेक्स में तकरीबन 500 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी भी आज लगभग 150 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है। कारोबार के अंत में बाजार तकरीबन फ्लैट बंद हुए हैं। सेंसेक्स 13 अंकों की कमजोरी लेकर 52,373 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 3 पॉइंट चढ़कर 15,693 पर बंद हुआ। और दिग्गज शेयरों की खासी पिटाई देखने को मिली और उसी के बीच निवेशकों ने छोटे और मझोले शेयरों में काफी दिलचस्पी दिखाई है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन आधे % मजबूती लेकर बंद हुए। सेक्टर इंडेक्स में सबसे ज्यादा 3.5% का उछाल रियलिटी क्षेत्र में देखने को मिला। निफ्टी का आईटी इंडेक्स आधे %, जबकि मेटल इंडेक्स 0.21% की मजबूती लेकर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार को संभालने की कोशिश करने वाले दिग्गज शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, आरआईएल, कोटक बैंक, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल रहे। इस पर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल और टीसीएस में बिकवाली की वजह से दबाव देखने को मिला। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की चौथी सीरीज की बिक्री आज से शुरू हो गई है। इसमें 16 जुलाई तक निवेश किया जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए 4,807 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। जो लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे, उन्हें प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड होता है। इसका मूल्य रुपए या डॉलर में नहीं होता, बल्कि सोने के वजन में होता है। यदि बॉन्ड 5 ग्राम सोने का है तो 5 ग्राम सोने जितनी कीमत होगी उतनी ही बॉन्ड की कीमत होगी। गोल्ड बॉन्ड में इशू प्राइस पर हर साल 2.5% का निश्चित ब्याज मिलता है। ये पैसा हर 6 महीने में आपके खाते में पहुंच जाता है। यानी 48,070 रुपए के निवेश पर हर साल 1,215 रुपए और 8 साल में कुल मिलाकर 10,630 रुपए ब्याज के तौर पर आपको मिल जाएंगे। पेटीएम के पब्लिक इशू आने का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है। आज हुई बैठक में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयर होल्डर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए 12,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये रकम फ्रेश इशू के जरिए जुटाई जाएगी। साथ ही ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स भी अपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी फ्रेश इशू और ओएफएस से 16,600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। पेटीएम के अहम निवेशकों में चीन की अलीबाबा और एंट ग्रुप शामिल हैं। कंपनी में दोनों की कुल करीब 38% हिस्सेदारी है। बैठक में शेयर होल्डर्स ने पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा को कंपनी का प्रमोटर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। उनके पास कंपनी की 14.61% हिस्सेदारी है। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। खबरों के मुताबिक सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एलआईसी के आईपीओ प्लान को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के अंत में यानी कि मार्च 2022 तक आईपीओ आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीओ को लेकर अब मिनिस्टेरियल पैनल को फैसला करना है। मिनिस्टेरियल पैनल तय करेगा कि एलआईसी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचनी है और कितने शेयर बाजार में लाने हैं। इसके अलावा इंटरनल एफिशिएंसी और प्रोडक्ट रीस्ट्रक्चरिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का मार्च 2022 तक लिस्टिंग का प्रस्ताव है। उम्मीद लगाई जा रही है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा।
फ्लिपकार्ट को विदेशी निवेशकों, सॉवरेन फंडों, प्राइवेट इक्विटी फर्मों से $360 करोड़ की पूंजी मिली है। इस फंडिंग में वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली फ्लिपकार्ट की वैल्यू $37.6 अरब हो गई। इस निवेश से कंपनी को घरेलू बाजार में अमेजॉन जैसी ऑनलाइन रिटेलर को टक्कर देने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट में निवेश करने वालों में GIC, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट, सॉफ्टबैंक, विजन फंड 2, वॉलमार्ट, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टेंसेंट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और टाइगर ग्लोबल शामिल हैं। दिग्गज अमेरिकी रिटेलर वॉलमार्ट ने 3 वर्ष पहले फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा था। फंडिंग के मौजूदा राउंड में उसने भी हिस्सा लिया है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने 2021 में अब तक तीसरी बार गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने स्विफ्ट और CNG वेरिएंट के सभी मॉडल्स पर 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। कंपनी के मुताबिक गाड़ियों की कीमतें इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण बढ़ाई गई हैं। नई कीमतें आज से लागू होंगी। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले स्विफ्ट की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5,73,000 रुपए से लेकर 8,27,000 रुपए थी। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल में सिलेरियो और स्विफ्ट को छोड़कर सभी कार मॉडल्स की कीमतें 22,500 रुपए तक बढ़ाई थी। आज फिर एक बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 28 पैसे बढ़े हैं और अब ये 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। हालांकि डीजल के रेट में प्रति लीटर 16 पैसे की कटौती हुई है और दिल्ली में ये 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। राजधानी दिल्ली में मई से लेकर अब तक 39 बार प्रति लीटर पेट्रोल 10 रुपए 79 पैसे और डीजल 8 रुपए 99 पैसे महंगा हो चुका है। जुलाई में ही 7 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जबकि आज डीजल 4 बार की बढ़ोतरी के बाद कुछ सस्ता हुआ है। मई में 16 बार और जून में 16 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। देश में कोरोना के मोर्चे पर थोड़ी राहत भरी खबर है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37,000 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। 724 लोग जबकि वायरस से मौत की घाट उतर चुके हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर नए मामलों की तुलना में अधिक है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97% से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केसेस फिलहाल 4,50,000 हैं। आपको बता दें कि अब तक देश भर में 37 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं बीते 24 घंटे में केवल 12.5 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है, जिसके बाद वैक्सीनेशन अभियान की तेजी पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। खबर है कि ये बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के आज 254 नए मरीज मिले हैं और एक संक्रमित की मौत हो गई है। वहीं असम में रविवार को कोरोना के 1579 मामलों की पुष्टि हुई थी और 16 लोगों की जान चली गई। नागालैंड में बीते 24 घंटे में 78 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। ओम बिरला ने बताया कि मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 19 कामकाजी दिन होंगे। साथ ही ओम बिरला ने यह भी बताया कि 18 जुलाई को सदन के फ्लोर लीडर की बैठक होगी। उसके बाद सदन की कार्रवाई चलाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होगी। साथ ही इस सत्र में संसद की लाइब्रेरी को डिजिटल किया जाएगा, जिसमें 1854 से लेकर अभी तक सभी डिजिटल कार्रवाई को डिजिटली दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए मानसून सत्र में RT-PCR टेस्ट की सुविधा 24 घंटे होगी। RT-PCR की सुविधा यहां पर हमेशा उपलब्ध रहेगी, माननीय सदस्यों के लिए भी। सुपरस्टार रजनीकांत ने रजनी मक्कल मंदिरम के पदाधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद राजनीति में कभी न आने का फैसला लिया है। रजनीकांत ने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम को खत्म कर दिया है। इसी के साथ रजनीकांत ने कहा है कि वो राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। रजनीकांत ने बताया कि बनाया गया संगठन अब रजनी रसिगर नरपानी मंदिरम के नाम से जनता की भलाई के लिए काम करेगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में रजनीकांत ने राजनीति में न आने का ऐलान किया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने इस पर दोबारा से विचार करने की बात कही। ऐसे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अब रजनीकांत ने सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए भविष्य में कभी राजनीति में न आने की बात कही है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। बीजेपी की पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। राजभर ने कहा कि वो
17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान आम आदमी पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। मुलाकात के दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। राजभर ने यह भी बताया कि उनकी पिछले दिनों आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल से फोन पर बातचीत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बुलाई गई यूपी कांग्रेस के अहम नेताओं के साथ बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही ऐलान किया कि महंगाई, बेरोजगारी और जंगलराज के खिलाफ यूपी कांग्रेस सड़कों पर और मजबूती से उतरेगी। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, फल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद और रणनीतिक ग्रुप के साथ बुलाई इस डिजिटल बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में खुलेआम हिंसा हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा के दौरान बम, पत्थर और गोलियां चलाई। यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे पर सियासत गरमाने लगी है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाया जाना जरूरी है, लेकिन सरकार को ये ध्यान में रखना होगा कि इसे जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा न मिले। केवल एक बच्चा पैदा करने वाले माता पिता को ज्यादा लाभ देने की नीति उचित नहीं है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मसले पर यूपी लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है। बीएचपी का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इस नियम को बदलना चाहिए। यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस को आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकियों के पास से मिले हैं। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकियों के पास से मिले। नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। टेलीग्राम और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी एटीएस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एटीएस की विशेष कोर्ट ने अलकायदा के पकड़े गए आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। वहीं लखनऊ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अखिलेश ने कहा था कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहीं अखिलेश के इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। भी तो बच्चा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। आतंकवाद की बढ़ती समस्या पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह का कहना है कि नार्को टेरर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही नारकोटिक के माध्यम से मिलने वाला पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च हो रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक के खिलाफ हमारी सरकार सख्ती से काम कर रही है ताकि देश में युवा पीढ़ी पर इसका असर ना पड़े। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि हम भारत में नारकोटिक्स द्रव्यों को आने भी नहीं देंगे और भारत को उसका रास्ता भी नहीं बनने देंगे। यहां से गुजरकर कहीं और भी नहीं जाएंगे और कहीं और से यहां पर भी नहीं जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल के बाद एक बार फिर से जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभा कक्ष में आज सुबह 11 बजे से फरियादियों का आना शुरू हुआ। सीएम तय समय पर वहां पहुंचे और जनता की समस्याओं को सुनना शुरू किया। इस दौरान जनता दरबार वाले भवन के आसपास के इलाके में सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए। वहीं उन फरियादियों को ही मिलने का मौका मिला जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी और उस विभाग से संबंधित मंत्री अधिकारियों से फोन पर बात करके तुरंत उस समस्या का समाधान करने का आदेश जारी किया। राजधानी दिल्ली में साफ पानी की समस्या और उस पर हो रही राजनीति दोनों ही गहराती जा रही है। आज पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को पानी के फव्वारों का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को अपने दावे के मुताबिक पीने के साफ पानी देने में पूरी तरह से विफल रही है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोगों को साफ पानी देने की जगह उनके घरों के पानी कनेक्शन काटने की राजनीति केवल संवेदनहीन आम आदमी पार्टी ही कर सकती है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली गिरने से 61 लोगों की मौत हो गई है। अकेले यूपी में अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सबसे ज्यादा प्रयागराज जिले में 14 मौतें हुई हैं। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने से करीब 20 लोगों की जान चली गई है और मध्य प्रदेश में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं पीएम मोदी ने यूपी, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है, साथ ही मुआवजे का ऐलान भी किया है। पीएमओ की ओर से आकाशीय बिजली की वजह से जान गंवाने वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मैक्लॉयडगंज के आसपास भागसुनाग में नाले में उफान आने से सड़क पर पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बहने लगी और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। कुल्लू में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही बादल फटने का अंदेशा भी जाहिर किया गया है। इसी बीच कांगड़ा जिले के भागनुसाग में बादल फटने की घटना पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उड़ीसा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। 12वीं शताब्दी के मंदिर के इतिहास में लगातार ये दूसरे साल और दूसरी बार ऐसा हुआ है जब रथ यात्रा में आम जन शामिल नहीं हुए हैं। वहीं अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से भी यात्रा निकाली गई, जहां रथ यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर में मंगल आरती में हिस्सा लिया। एक्टर अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जब बहादुरी आपका कवच बन जाए तो हर कदम आपको जीत की ओर लेकर जाता है। अब तक लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई की अनकही कहानी का अनुभव करें। अभिषेक दुधैया ने भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को दिखाया जाएगा। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही और शरद केलकर स्टारर ये फिल्म भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक की जर्नी से इंस्पायर्ड है। आपको बता दें कि फिल्म को स्वतंत्रता दिवस से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 13 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि 18 साल बाद ऋतिक और सैफ अली खान साथ काम करने जा रहे हैं और अब इस खबर पर आधिकारिक तौर पर मोहर लग गई है। यही नहीं, फिल्म की रिलीज डेट भी फाइनल कर दी गई है। ऋतिक सैफ स्टारर विक्रम वेधा की रीमेक अगले महीने से फ्लोर पर आ जाएगी। फिल्म को अगले साल 30 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। हिंदी में फिल्म के डायलॉग्स लिखेंगे मनोज मुंतशिर, जिन्होंने बाहुबली के हिंदी डायलॉग्स लिखे थे। ओरिजिनल फिल्म बनाने वाली डायरेक्टर जोड़ी पुष्कर गायत्री फिल्म को निर्देशित करेंगी। सलमान खान की सुपरहिट फ्रेंचाइजी टाइगर की तीसरी फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो रही है। खबरें हैं कि 12 अगस्त से सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी देश के बाहर जाएंगे। फिल्म का बाहर 50 दिनों का शेड्यूल होगा, जिसमें सभी एक्टर्स ऑस्ट्रिया, मोरक्को, टर्की और रशिया में शूटिंग करेंगे। यही नहीं, फिल्म के कुछ हिस्से ग्रीस, स्पेन और फ्रांस में भी फिल्माए जाएंगे। फिल्म का बजट 300 करोड़ के करीब है। इस बार फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर भेड़िया की शूटिंग पूरी हो गई है। बदलापुर के बाद प्रोड्यूसर दिनेश विजन और डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ वरुण ने काम किया है। आपको बता दें कि भेड़िया 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस सुपरनैचुरल फिल्म की शूटिंग अरुणाचल प्रदेश और मुंबई में की गई है। फिल्म में वरुण, कृति के अलावा दीपक डोबरियाल भी लीड रोल में है। इस फिल्म के लिए वरुण ने खास तरह की बॉडी भी बनाई थी। जाने माने एक्टर नसरुद्दीन शाह ने खुलासा किया कि दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो हाल ही में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनसे मिलने गई थी। नसरुद्दीन को निमोनिया होने के बाद और दिलीप कुमार जी के पिछले हफ्ते देहांत से पहले इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नसीर साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि सायरा मुझसे मिलने आई थी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद देकर कहा, साहब आपके बारे में पूछ रहे थे। मैं बहुत हिल गया था। जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस दिन मैं गया वो भी चले गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। टीम ने पहला T20 हारने के बाद दूसरे मैच में वापसी करते हुए इंग्लैंड को 8 रनों से शिकस्त दी। इसी के साथ 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। मैच में एक समय भारत के सामने हार का खतरा था, लेकिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बाजी पलट दी। आखिर और निर्णायक मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। एक वक्त इंग्लैंड को 27 बॉल पर 29 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दीप्ति शर्मा ने सोफिया डंकली को रन आउट कर बाजी पलट दी।
WTC फाइनल में हार के बाद से विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ फैंस को लगता है कि विराट को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करनी चाहिए और स्प्लिट कैप्टनसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर पूर्व क्रिकेटर भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना चाहते हैं कि विराट को थोड़ा समय और देना चाहिए। हालांकि रैना ने विराट की चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि विराट से लोग ICC ट्रॉफी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वे तो अब तक IPL ट्रॉफी भी नहीं जीत सके हैं। उन्हें तो अभी शुरुआत करने की जरूरत है। सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उन्होंने इटली के माटेओ बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से शिकस्त दी है। ये जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम है। इसी के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जोकोविच ने इस साल के शुरुआती तीनों ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। साल का आखिरी खिताबी टूर्नामेंट अगस्त के अंत में हो सकता है। तब जोकोविच के पास फेडरर और नडाल को पीछे छोड़कर इतिहास रचने का मौका रहेगा। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लायनल मेसी ने आखिरकार अपना पहला और इकलौता इंटरनेशनल खिताब जीत लिया। उनकी टीम ने कोपा अमेरिका के फाइनल में ब्राजील को 1-0 से हराया। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने पहली बार कोई खिताब जीता है। इससे पहले टीम उनकी कप्तानी में 2014 वर्ल्ड कप फाइनल, 2015, 2016 कोपा अमेरिका फाइनल हार चुकी है। लगातार 3 मेजर टूर्नामेंट फाइनल हारने के बाद मेसी ने 2016 में संन्यास ले लिया था। हालांकि उन्होंने वापसी की और टीम को चैंपियन बनाया। रविवार देर रात को खेले गए यूरो कप के फाइनल में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच के बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स का 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का दर्द फिर छलक गया। उन्होंने इंग्लैंड की हार पर जमकर चुटकी ली। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर स्कॉट स्टाइरिस ने कहा कि फाइनल का नतीजा मेरी समझ से बाहर है। इंग्लैंड ने ज्यादा कॉर्नर किए थे, ऐसे में वही चैंपियन है।